फिल्म की शुरुआत मैक्स नाम के एक अकेले लड़के से होती है जो इस उजाड़ और बंजर धरती पर अपनी जिंदगी बचाने के लिए भटक रहा था। वो कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि एक बेहद जाबांज योद्धा था। इस बेरहम दुनिया में मैक्स का अपना कोई परिवार नहीं बचा था, क्योंकि सालों पहले जब एक महाविनाश में पूरी पृथ्वी बर्बाद हुई थी तभी उसका पूरा परिवार हमेशा के लिए खत्म हो गया था। मैक्स बंजर पहाड़ों के बीच अकेला खड़ा था कि तभी अचानक उसे दूर से धूल उड़ाती हुई कुछ अजीबोगरीब गाड़ियां अपनी तरफ तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। खतरा भांपकर मैक्स तुरंत अपनी कार में बैठता है और गाड़ी की रफ्तार बढ़ाकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन शिकारी गाड़ियां उसका पीछा नहीं छोड़ती और कुछ ही दूरी पर जाकर वे मैक्स की कार को चारों तरफ से घेर लेती हैं और उसे जिंदा पकड़ लेती हैं। वे लोग मैक्स को बंधक बनाकर एक बेहद रहस्यमयी और खौफनाक जगह पर ले जाते हैं, जहां उसे एक काल कोठरी में लोहे की जंजीरों से जकड़कर कैद कर दिया जाता है। असल में ये उन जंगली और बेरहम लोगों की एक बहुत बड़ी सेना थी जिसका मुखिया इमॉर्टन जो नाम का एक क्रूर तानाशाह था। जब पूरी धरती इंसानों के साथ पूरी तरह तबाह हो गई थी तब पीछे कोई सरकार या कानून का नामो निशान नहीं बचा था। कोई प्रशासन न होने के कारण बची कुची दुनिया के लोग जंगली और आदिम जानवरों जैसी बर्बर जिंदगी जी रहे थे। लेकिन इमॉर्टन जो ने इस बंजर इलाके में एक ऐसी जगह पर कब्जा कर रखा था जहां खाना, पानी और गाड़ियों का फ्यूल जैसी हर एक सुख सुविधा भरपूर मात्रा में मौजूद थी। उस पूरे इलाके के साम्राज्य और बचे हुए इंसानों को इमॉर्टन जो ही अपने क्रूर नियमों से कंट्रोल करता था और उसकी एक बहुत बड़ी फौज वॉर बॉयज उसके एक इशारे पर किसी की भी जान लेने या खुद की जान कुर्बान करने के लिए हमेशा तैयार रहती थी। लेकिन इस कहानी में एक और कड़वा सच था। इमॉर्टन जो और उसकी पूरी सेना एक अजीब और भयानक बीमारी की चपेट में आ चुकी थी, जिससे उनका पूरा शरीर धीरे धीरे सड़ रहा था और वे मौत के कगार पे थे। वे एक ऐसी बीमारी से पीड़ित थे जिसमें जिंदा रहने के लिए उनके शरीर को लगातार ताज़ा और स्वस्थ इंसानी खून की जरूरत पड़ती थी। इमॉर्टन जो की पूरी सेना उसे अपना भगवान मानती थी, क्योंकि इस बंजर धरती पर सिर्फ इमॉर्टन जो के पास ही वो बेशकीमती खजाना था जिसे वे अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते थे, यानी गाड़ियों को चलाने वाला फ्यूल। इसके अलावा पूरी पृथ्वी पर अनाज और पानी का भयंकर अकाल पड़ा हुआ था। इस बंजर जमीन पर इमॉर्टन जो के साम्राज्य के अलावा कुछ दूसरे छोटे मोटे कबीले ट्राइब्स भी रहते थे, लेकिन वे बेहद साधारण और कमजोर थे। जब वे लोग मैक्स को कैदी बनाकर उस अंडरग्राउंड सेंटर में लाते हैं तो मेडिकल चेकअप के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैक्स का ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। वे बिना कोई रहम खाए तुरंत मैक्स की पीठ पर टैटू से बड़े बड़े अक्षरों में यूनिवर्सल ब्लड डोनर लिख देते हैं, जिसका मतलब था कि उसका खून बंकर के किसी भी बीमार सैनिक को चढ़ाया जा सकता था। मैक्स उस नरक से भागने की एक नाकाम कोशिश भी करता है, लेकिन पहरेदार उसे दोबारा दबोच लेते हैं और उसे एक जिंदा ब्लड बैग बनाकर लटका देते हैं। तभी पहली बार तानाशाह इमॉर्टन जो बंकर से बाहर निकलकर जनता के सामने आता है। वो दिखने में दूर दूर तक एक आम इंसान नहीं लग रहा था। उसकी पूरी चमड़ी भयंकर इन्फेक्शन की वजह से गल चुकी थी और उसने सांस लेने के लिए अपने मुंह पे घोड़े के जबड़े जैसा एक बहुत ही अजीब और डरावना मास्क पहन रखा था। दरअसल रेडिएशन के कारण इमॉर्टन जो के फेफड़े और लिवर पूरी तरह डैमेज हो चुके थे, जिससे उसे सांस लेने में भयंकर तकलीफ होती थी। वो जब भी बंकर से बाहर कदम रखता, बंजर चट्टानों के नीचे खड़ी भूखी प्यासी जनता पागलों की तरह उसके नाम के नारे लगाने लगती थी। इमॉर्टन जो अपनी प्रजा को गुलाम बनाए रखने के लिए कुछ पलों के लिए चट्टान के बड़े पाइपों से पानी का सैलाब नीचे छोड़ता था। पानी गिरते ही नीचे खड़ी हजारों की भीड़ पानी की एक एक बूंद के लिए एक दूसरे को कुचलने लगती थी, और जैसे ही इमॉर्टन जो का मन भरता वो पानी के सिस्टम को दोबारा बंद कर देता था ताकि लोग हमेशा उसकी उंगलियों पर नाचते रहें। दोस्तों, मैड मैक्स की इस बंजर और खौफनाक दुनिया की कहानी अगर आपके रोंगटे खड़े कर रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपका यही सपोर्ट हमें ऐसी ही और धमाकेदार स्क्रिप्ट्स लिखने की हिम्मत देता है। सो नाउ चलिए कहानी पर वापस आते हैं। तभी कहानी में फ्यूरियोसा नाम की एक जाबांज महिला की एंट्री होती है। वो कोई मामूली औरत नहीं बल्कि इमॉर्टन जो कि सबसे भरोसेमंद कमांडर और उसकी सेना की लेफ्टिनेंट थी। फ्यूरियोसा अपने कुछ सैनिकों के साथ एक बहुत बड़े बख्तरबंद ट्रक, जिसे वॉर्रिग कहा जाता था, उसे लेकर पास के एक कबीले से फ्यूल का सौदा करने के लिए निकलती है। समय इतना बदल चुका था कि इन भारी भरकम और नुकीली गाड़ियों के बिना बाहर की दुनिया में सरवाइव करना नामुमकिन था। फ्यूरियोसा अपने वॉर को तेजी से दौड़ा रही थी और उसके पीछे इमॉर्टन जो कि लड़ाकू गाड़ियों का एक पूरा काफिला उसकी हिफाजत के लिए चल रहा था। लेकिन जैसी गाड़ी रेगिस्तान के बीच पहुंचती है, फ्यूरियोसा अचानक गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाती है और तय किए गए रास्ते को छोड़कर ट्रक को एक अनजान दिशा में मोड़ देती है। बंकर के कंट्रोल रूम में बैठा इमॉर्टन जो जब स्क्रीन पर देखता है कि फ्यूरियोसा ने अपना रूट बदल लिया है तो उसका माथा ठनकता है। उसे अपनी ही बेटी जैसी कमांडर फ्यूरियोसा पर गहरा शक होने लगता है। वो तुरंत भागता हुआ पीछे बने एक गुप्त कैबिन में जाता है, जहां फर्श पर बड़े बड़े अक्षरों में एक खौफनाक बगावत की बात लिखी थी। तुम्हारी आने वाली संतानें कभी इस गद्दी की कमांडर नहीं बनेंगी। दरअसल
इमॉर्टन ने अपनी नस्ल को आगे बढ़ाने और उन्हें युद्ध की कला सिखाने के लिए 4 बेहद खूबसूरत लड़कियों को जबरदस्ती अपनी पत्नियां बनाकर कैद कर रखा था। लेकिन फ्यूरियोसा इमॉर्टन की उन चारों पत्नियों को अपने उसी वॉर रिग ट्रक के गुप्त तहखाने में छिपाकर उस नरक से आजाद कराने के लिए भाग चुकी थी। ये साफ होते ही कि फ्यूरियोसा ने बगावत का बिगुल फूंक दिया है। इमॉर्टन जो तुरंत अपनी पूरी सेना को अलर्ट कर देता है। राजा का हुक्म मिलते ही पूरी सेना अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो जाती है। इमॉर्टन जो कि फौज में नक्स नाम का एक युवा सैनिक था, जो इस बगावत को दबाने के लिए सबसे ज्यादा उतावला हो रहा था। नक्स भी उसी खून की बीमारी से पीड़ित था और उसका शरीर कमजोर हो रहा था, लेकिन वो तानाशाह इमॉर्टन जो की नजरों में अपनी वफादारी साबित करके उसका सबसे चहेता कमांडर बनना चाहता था। नक्स जब गाड़ी में बैठने लगता है तो वो देखता है कि उसका ब्लड बैग यानी मैक्स इस वक्त भी एक पाइप के जरिए उसके शरीर को खून सप्लाई कर रहा था। नक्स खुश हो जाता है कि अब लड़ाई के दौरान उसे लगातार ताज़ा खून मिलता रहेगा। वो मैक्स को गाड़ी के बोनेट के आगे लोहे के फ्रेम से मजबूती से बांध देता है। मैक्स का पूरा मुंह लोहे के एक डरावने मास्क से ढका हुआ था। इमॉर्टन जो कि पूरी फौज अपनी जान हथेली पर लेकर फ्यूरियोसा के वॉर रिग का पीछा करना शुरू कर देती है। युद्ध ही इन पागल सैनिकों की जिंदगी का इकलौता मकसद बन चुका था। वे मौत के इस खेल को एक उत्सव की तरह मनाते थे और लड़ाई पर जाते वक्त अपनी गाड़ियों पर लगे बड़े बड़े लाउड स्पीकर्स पर लाउड रॉक म्यूजिक बजाते थे और उनके पास मौत बरसाने वाले खतरनाक हथियार थे। फ्यूरियोसा अभी रेगिस्तान के रास्ते पे बढ़ ही रही थी कि तभी रास्ते में एक दूसरा जंगली कबीला बाइकर्स ट्राइब उस पर अचानक जानलेवा हमला कर देता है। वहां एक महायुद्ध छिड़ जाता है। इमॉर्टन जो अपनी पत्नियों को वापस पाने के लिए लड़ रहा था, तो वहीं दूसरा जंगली कबीला फ्यूरियोसा के उस वॉर रिग ट्रक को लूटना चाहता था, क्योंकि उस ट्रक के पीछे हजारों लीटर फ्यूल का टैंक जुड़ा हुआ था, जो इस बंजर दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी। तभी नक्स अपनी गाड़ी को हवा की रफ्तार से दौड़ाते हुए सीधे फ्यूरियोसा के ट्रक के बिल्कुल करीब ले आता है। फ्यूरियोसा अपने भारी ट्रक से नक्स की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारती है। ठीक उसी पल रेगिस्तान में एक भयंकर और विशाल रेतीला तूफान सैंडस्टॉर्म आ जाता है, जो आग के बवंडर की तरह उनकी तरफ बढ़ रहा था। नक्स पागलपन की हद तक इमॉर्टन जो का भक्त था, वो फ्यूरियोसा को रोकने के लिए अपनी ही गाड़ी में सुसाइड बॉम्बिंग आत्मघाती धमाका करने की तैयारी कर लेता है, ताकि ब्लास्ट से फ्यूरियोसा का ट्रक वहीं रुक जाए। तूफान के घने गुबार के बीच गाड़ियां आपस में टकरा रही थीं। गाड़ी के बोनेट पर बंधे मैक्स को समझ आ जाता है कि अगर इस पागल सैनिक ने ब्लास्ट किया तो वो भी मारा जाएगा। मैक्स चिल्लाकर नक्स को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी तूफान के एक भयानक झटके से नक्स की गाड़ी पूरी तरह क्रैश होकर पलट जाती है। जब रेतीला तूफान थमता है तो चारों तरफ सन्नाटा छा चुका था। मैक्स को धीरे धीरे होश आता है। उसका मुंह अब भी उसी लोहे के मास्क से लॉक था और वो एक लंबी लोहे की जंजीर से बेहोश पड़े नक्स के पैर के साथ बंधा हुआ था। मैक्स बिना वक्त गंवाए नक्स के भारी शरीर को अपने बदन पर लादता है और रेगिस्तान की तपती रेत पर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर जाने पर उसे फ्यूरियोसा का वो वॉर रिग ट्रक खड़ा दिखाई देता है। मैक्स छिपकर देखता है कि इमॉर्टन जो की वो चारों पत्नियां ट्रक से नीचे उतरकर साफ पानी से नहा रही थीं। उन लड़कियों में से एक लड़की प्रेग्नेंट गर्भवती थी और उसकी कोख में इमॉर्टन जो का बच्चा पल रहा था। मैक्स दबे पांव आगे बढ़ता है और नक्स की गाड़ी से मिली एक पुरानी बंदूक उन लड़कियों पर तान देता है और उन्हें बंधक बना लेता है। मैक्स सबसे पहले प्यास से तड़पते हुए उनसे पानी का पाइप मांगता है। लड़कियां उसे पानी देती हैं। इसके बाद मैक्स फ्यूरियोसा से कहता है कि एक कटर लेकर आओ और मेरे पैर की इस भारी जंजीर को काटो जिससे मैं बंधा हुआ हूं। इमॉर्टन जो की एक पत्नी कटर से उस लोहे की चेन को काटने की कोशिश करती है, लेकिन जंजीर बहुत मजबूत थी। तभी फ्यूरियोसा दूर रेगिस्तान में देखती है कि इमॉर्टन जो अपनी पूरी फौज के साथ दोबारा उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुका है। फ्यूरियोसा के पास अब 1 सेकंड का भी समय नहीं था। वो अपनी जान बचाने के लिए अचानक मैक्स पर हमला कर देती है। मैक्स और फ्यूरियोसा के बीच जमीन पर एक खतरनाक हाथापाई शुरू हो जाती है। इसी बीच नक्स को भी होश आ जाता है और वो भी तानाशाह के प्रति अपनी वफादारी में फ्यूरियोसा पर टूट पड़ता है। इस अफरा तफरी के बीच नक्स मौका पाकर एक कटर से मैक्स के पैर की जंजीर को काट देता है, जिससे मैक्स आजाद हो जाता है। नक्स फ्यूरियोसा को धक्का देकर अकेले ही उस वॉर रिग ट्रक को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रक कुछ ही दूरी पर जाकर अचानक बंद हो जाता है और दोबारा स्टार्ट नहीं होता। असल में फ्यूरियोसा ने अपने उस मॉडिफाइड ट्रक के इंजन में एक सीक्रेट इंजन कोड सेट कर रखा था, जिसे एक निश्चित समय के बाद एक्टिव करना जरूरी था, वरना ट्रक का पावर लॉक हो जाता था। और उस पूरे रेगिस्तान में वो इंजन कोड सिर्फ और सिर्फ फ्यूरियोसा को ही पता था। मैक्स और वे लड़कियां दौड़कर ट्रक के पास पहुंचते हैं। मैक्स बंदूक की नोक पर फ्यूरियोसा से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ लेके जा रहा हूं, क्योंकि इमॉर्टन जो सिर्फ इन लड़कियों के लिए हमारे पीछे पड़ा है और जैसे ही उसे उसकी पत्नियां मिल जाएंगी वो हमारा पीछा करना छोड़ देगा। लेकिन फ्यूरियोसा साफ मना कर देती है। वो कहती है, मैक्स, मैं इन बेगुनाह लड़कियों को दोबारा उस नरक में मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। मैं इन्हें एक ऐसी सुरक्षित जगह ले जा रही हूं जहां पेड़ पौधे और हरियाली हैं
और जहां हम इंसानों की तरह जी सकते हैं। फ्यूरियोसा की हिम्मत देखकर मैक्स उसकी बात मान लेता है और वे सब इमॉर्टन जो की पत्नियों को ट्रक में बिठाकर वहां से तेजी से भाग निकलते हैं। चलते ट्रक के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है, जिसे मैक्स चलती गाड़ी के बोनेट पर लटक कर अपनी जबानजी से ठीक कर देता है और ट्रक दोबारा पूरी रफ्तार पकड़ लेता है। इसी दौरान मैक्स अपने चेहरे पर लगे उस डरावने लोहे के मास्क को भी कटर से काटकर हमेशा के लिए हटा देता है। लेकिन तभी ट्रक के अंदर एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाता है। पागल सैनिक नक्स चुपके से ट्रक के पिछले हिस्से से अंदर घुस आया था और उसने फ्यूरियोसा का गला घोंटने के लिए उस पर हमला कर दिया था। इमॉर्टन जो की पत्नियां तुरंत बीच में आती हैं और फ्यूरियोसा की जान बचाती हैं। फ्यूरियोसा गुस्से में नक्स को जान से मारने ही वाली होती है कि तभी वे लड़कियां कहती हैं, फ्यूरियोसा इसे मत मारो, ये कोई बुरा इंसान नहीं है, ये सिर्फ इमॉर्टन जो के बहकावे में आकर उसकी गुलामी कर रहा है। फ्यूरियोसा नक्स को ट्रक से नीचे धक्का दे देती है और गाड़ी आगे बढ़ा लेती है। फ्यूरियोसा अपने ट्रक को हवा की रफ्तार से दौड़ाते हुए सामने बने 2 ऊंचे पहाड़ों के तंग रास्ते माउंटेन पास की तरफ बढ़ती है। वहां पहुंचने से पहले वो मैक्स और इमॉर्टन जो की पत्नियों को ट्रक के गुप्त बंकर में छिपा देती है। असल में उस पहाड़ी रास्ते पे बाइकर्स का एक बहुत ही खूंखार कबीला रॉक राइडर्स राज करता था। फ्यूरियोसा ने पहले से ही उस कबीले के मुखिया से एक गुप्त डील कर रखी थी कि वो इमॉर्टन जो के यहाँ से चुराया हुआ हजारों लीटर फ्यूल उन्हें सौंप देगी और बदले में वे बाइकर्स फ्यूरियोसा के ट्रक को सुरक्षित आगे जाने का रास्ता देंगे। प्लान ये था कि जैसे ही फ्यूरियोसा का ट्रक पास होगा, वे बाइकर्स पहाड़ों पर ब्लास्ट करके रास्ते को पत्थरों से पूरी तरह ब्लॉक कर देंगे ताकि पीछे से आ रहा इमॉर्टन जो अपनी भारी गाड़ियों के साथ आगे न बढ़ सके। लेकिन जैसे ही फ्यूरियोसा वहां पहुंचती है, पासा पूरी तरह पलट जाता है। इमॉर्टन जो कि विशाल फौज को अपने करीब देखकर बाइकर्स का कबीला फ्यूरियोसा पर बुरी तरह भड़क जाता है। वे चिल्लाते हैं, फ्यूरियोसा तुमने हमसे झूठ बोला था, तुमने कहा था कि तुम्हारे पीछे सिर्फ कुछ सैनिक हैं, लेकिन यहां तो पूरा साम्राज्य हथियार लेके आ रहा है। डील टूटती देख फ्यूरियोसा घबरा जाती है। उसने बैकअप प्लान के तौर पे पहले ही मैक्स को ट्रक का वो सीक्रेट इंजन कोड बता दिया था। खतरा बढ़ता देख फ्यूरियोसा मैक्स को इशारा करती है कि गाड़ी लेके यहां से भागो। मैक्स वॉर रिग का एक्सीलेटर दबाता है और ट्रक पहाड़ों के बीच से आगे निकल जाता है। उधर बाइकर्स गुस्से में पहाड़ों पर अंधाधुंध डायनामाइट के ब्लास्ट शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इमॉर्टन जो उनके इलाके पर कब्जा करने आ रहा है। पहाड़ों के ढहने से रास्ता पूरी तरह मलबे से बंद हो जाता है और इमॉर्टन जो का काफिला वहीं रुक जाता है। लेकिन मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उन बाइकर्स को भनक लग चुकी थी कि ट्रक में फ्यूल के अलावा कुछ और भी कीमती चीज है। वे अपनी तेज रफ्तार बाइक से फ्यूरियोसा के ट्रक का पीछा करना शुरू कर देते हैं और उस पर जलते हुए बम फेंकते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा बड़ी बहादुरी से चलती गाड़ी पर चढ़कर उन बाइकर्स का मुकाबला करते हैं और एक एक करके उन्हें ढेर कर देते हैं। इसी बीच रास्ता बंद होने के बावजूद इमॉर्टन जो अपनी कस्टमाइज्ड मॉन्स्टर ट्रक गाड़ी को विशाल पत्थरों के ऊपर से कुचलता हुआ फ्यूरियोसा के ट्रक के बिल्कुल बराबर ले आता है। वो बंदूक तानकर सीधे फ्यूरियोसा पे गोली चलाने ही वाला था कि तभी ट्रक की खिड़की से इमॉर्टन जो की वो प्रेग्नेंट पत्नी बाहर निकलकर खड़ी हो जाती है। इमॉर्टन जो का हाथ कांप जाता है और वो ट्रिगर नहीं दबा पाता, क्योंकि उस लड़की के पेट में उसकी आने वाली पीढ़ी का इकलौता वारिस पल रहा था। इसी अफरा तफरी के बीच नीचे छूटा हुआ सैनिक नक्स किसी तरह दोबारा दौड़कर फ्यूरियोसा के ट्रक के पिछले हिस्से पर लटक जाता है, लेकिन उसका पैर जंजीर में फंस जाता है और उसकी बंदूक भी नीचे गिर जाती है। अपनी फौज के इस नाकारा सैनिक को देखकर इमॉर्टन जो गुस्से से पागल हो जाता है। तभी इमॉर्टन जो का दूसरा बेटा, जो एक बहुत ही विशालकाय दानव जैसा आदमी रिक्टस था, वो एक भारी कटर मशीन लेकर फ्यूरियोसा के ट्रक पे कूद जाता है और सीधे गाड़ी के स्टीयरिंग के मुख्य केबल पे वार कर देता है। स्टीयरिंग का कंट्रोल टूटने ही वाला था कि तभी उस प्रेग्नेंट लड़की ने हिम्मत दिखाई और कटर से उस मशीन की चेन को काट दिया। ट्रक का कंट्रोल दोबारा मैक्स के हाथ में आ जाता है, लेकिन इसी जद्दोजहद में ट्रक के अचानक ब्रेक लगने के कारण वो प्रेग्नेंट लड़की संतुलन खो देती है और चलती गाड़ी से सीधे नीचे रेगिस्तान की रेत पर जा गिरती है। पीछे से आ रहा इमॉर्टन जो अपनी पत्नी को कुचलने से बचाने के लिए अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग जोर से घुमाता है, जिससे उसकी अपनी गाड़ी क्रैश हो जाती है। इमॉर्टन जो अपनी जख्मी प्रेग्नेंट पत्नी को संभालने के लिए वहीं रुक जाता है और फ्यूरियोसा अपने ट्रक को भगाकर बहुत दूर निकल जाती है। बाद में इमॉर्टन जो कि डॉक्टर चेक करके बताते हैं कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों इस हादसे में मारे जा चुके हैं, जिससे इमॉर्टन जो का मानसिक संतुलन पूरी तरह टूट जाता है और वो तबाही मचाने की कसम खाता है। रात के सन्नाटे में ट्रक के अंदर इमॉर्टन जो कि दूसरी पत्नियां नक्स को एक कोने में छुपा हुआ पाती हैं। नक्स पूरी तरह रो रहा था और डिप्रेशन में था। वो कहता है कि मैं अपने भगवान इमॉर्टन जो कि नजरों में वफादार साबित नहीं हो पाया, अब मेरे जीने का कोई मकसद नहीं बचा। लेकिन इमॉर्टन जो की पत्नियां उसे गले लगाती हैं और समझाती हैं कि नक्स वो कोई भगवान नहीं बल्कि एक क्रूर कसाई है जिसने तुम जैसे मासूमों का खून चूसकर अपना साम्राज्य खड़ा किया है। लड़कियों की इस ममता और सच्चाई को देखकर नक्स का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वो फैसला करता है कि अब वो इमॉर्टन जो के लिए नहीं बल्कि इन मासूम लड़कियों की जान बचाने के लिए लड़ेगा। उसी रात फ्यूरियोसा मैक्स के पास बैठती है और अपने अतीत का दर्द बयां करती है।
वो बताती है कि मैक्स, जब मैं एक छोटी बच्ची थी तो मैं यहाँ से बहुत दूर एक बेहद खूबसूरत और हरी भरी घाटी में अपने परिवार के साथ रहती थी, जिसे ग्रीन प्लेस कहा जाता था। वहाँ चारों तरफ साफ पानी और फलों के बागान थे। लेकिन एक दिन इमॉर्टन जो कि कबीले ने वहाँ हमला किया, मेरे परिवार को मार डाला और मुझे अगवा करके यहाँ ले आए। फ्यूरियोसा कहती है, मैक्स, मैं इस बंजर दुनिया की बर्बरता से तंग आ चुकी हूँ। मैं वापस अपने उसी ग्रीन प्लेस जाना चाहती हूँ ताकि बची हुई जिंदगी एक इंसान की तरह सुकून से जी सकूँ। चलते चलते उनका ट्रक अचानक एक बहुत बड़े दलदली और कीचड़ वाले इलाके द स्वैम्प में फंस जाता है। ट्रक के भारी पहिए कीचड़ में धंस चुके थे। उधर रेगिस्तान के छोर पर इमॉर्टन जो का नया और भयानक काफिला अपनी रात की हेडलाइट चमकाता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। ट्रक को कीचड़ से निकालने की सारी कोशिशें नाकाम हो रही थीं। तभी नक्स आगे आता है और एक सूखा पेड़ दिखाकर कहता है कि अगर हम इस पेड़ के तने से ट्रक की लोहे की केबल को बांध दें तो इंजन के प्रेशर से ट्रक बाहर आ सकता है। वे तुरंत काम पर लग जाते हैं। तभी अंधेरे में से इमॉर्टन जो का सबसे खास कमांडर द बुलेट फार्मर अपनी गाड़ी लेकर अंधाधुंध फायरिंग करता हुआ उनके बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। मैक्स अपनी स्नाइपर गन निकालता है और निशाना लगाता है, लेकिन धुंध के कारण उसका शॉट मिस हो जाता है। फ्यूरियोसा मैक्स के कंधे का सहारा लेती है, बंदूक थामती है और एक ऐसा अचूक शॉट मारती है जो सीधे बुलेट फार्मर की दोनों आंखों को चीरता हुआ निकल जाता है। कमांडर अंधा हो जाता है, लेकिन वो पागलपन में अपनी दोनों बंदूकों से चारों तरफ गोलियां बरसाना बंद नहीं करता। मैक्स अपनी कमर पे बम बांधता है और अकेले अंधेरे में उस कमांडर की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। कुछ ही पलों बाद अंधेरे में एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और मैक्स बुलेट फार्मर का पूरा टैंक उड़ाकर सही सलामत वापस लौट आता है। नक्स की तरकीब काम कर जाती है और ट्रक दलदल से बाहर निकल आता है। अगली सुबह वे रेगिस्तान के एक ऐसे वीरान हिस्से में पहुंचते हैं जहां एक बहुत बड़ा लोहे का टावर खड़ा था। उस टावर के ऊपर एक बूढ़ी महिला खड़ी होकर मदद के लिए चिल्ला रही थी। मैक्स को लगता है कि ये कोई जाल है, लेकिन फ्यूरियोसा के कहने पर वे ट्रक रोकते हैं। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, वहां बाइक्स पर सवार कुछ बुजुर्ग, कल्ट, महिलाएं, मैनी मदर्स आ जाती हैं। फ्यूरियोसा जब अपना पुराना कबीलाई नाम बताती है तो वे रो पड़ती हैं। असल में वो टावर पे खड़ी महिला कोई और नहीं बल्कि फ्यूरियोसा की अपनी सगी मां की आखिरी साथी थी। फ्यूरियोसा उनसे पूछती है कि हमारा वो हरा भरा ग्रीन प्लेस कहाँ है। तब वे बुजुर्ग महिलाएं रोते हुए रेगिस्तान की सूखी रेत की तरफ इशारा करती हैं और कहती हैं कि फ्यूरियोसा, जिस दलदली और जहरीले कीचड़ वाले रास्ते से तुम अभी गुजर कर आई हो, सालों पहले रेडिएशन और केमिकल की बारिश ने हमारे उसी खूबसूरत ग्रीन प्लेस को हमेशा के लिए उस जहरीले दलदल में बदल दिया। अब इस पूरी पृथ्वी पर हरियाली का कोई नामो निशान नहीं बचा है। यह सुनकर फ्यूरियोसा का दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो रेत पर घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चीखने और रोने लगती है कि उसकी पूरी मेहनत और उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। उन बुजुर्ग महिलाओं में से एक महिला के पास एक पुराना कपड़ा था जिसके अंदर उसने दुनिया के आखिरी बचे हुए फल और सब्जियों के असली बीज महफूज रखे थे। लेकिन मुसीबत यह थी कि पूरी धरती पर इन बीजों को बोने के लिए एक टुकड़ा साफ जमीन का भी नहीं बचा था। हार मानकर वे सब फैसला करते हैं कि वे अपनी बाइक्स पर राशन लादकर रेगिस्तान के उस पार अनंत अंधकार की तरफ निकल जाएंगे, जहां शायद कभी कोई नई जमीन मिल जाए। मैक्स फ्यूरियोसा से हाथ मिलाता है और कहता है, गुड बाय फ्यूरियोसा, मेरा सफर अलग है, मैं अपनी राह जा रहा हूँ। सुबह होते ही वे महिलाएं और फ्यूरियोसा अपनी बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ जाती हैं। मैक्स जब अपनी बाइक पे बैठता है तो अचानक उसकी आंखों के सामने उसके मरे हुए परिवार के छलावे हलुसिनेशंस आ जाते हैं। उसकी मासूम बेटी का साया उससे कहता है, पापा, फ्यूरियोसा को मत छोड़ो, वापस जाओ और उसकी मदद करो। मैक्स का दिल पसीज जाता है। वो अपनी बाइक घुमाता है और हवा की रफ्तार से फ्यूरियोसा के काफिले के आगे आकर गाड़ी रोक देता है। मैक्स फ्यूरियोसा की आंखों में आंखें डालकर कहता है, फ्यूरियोसा, तुम लोग रेगिस्तान के उस पार जिस उम्मीद की तलाश में जा रहे हो, वहां सिर्फ मौत और बंजर जमीन है। अगर तुम्हें सच में एक नया ग्रीन प्लेस बनाना है तो तुम्हें उसी जगह वापस लौटना होगा जहां से तुम भाग कर आई हो। फ्यूरियोसा चौंक कर कहती है, तुम्हारा मतलब इमॉर्टन जो का गढ़? मैक्स कहता है, हाँ, क्योंकि उस पूरे इलाके में पहाड़ों के नीचे साफ पानी का असीमित भंडार है, खाने की फसलें हैं और बिजली है। इमॉर्टन जो की पूरी फौज इस वक्त रेगिस्तान में तुम्हें ढूंढ रही है, यानी उसका वो महल इस वक्त बिल्कुल खाली है। अगर हम वापस जाकर उस महल पे कब्जा कर लें तो हम पूरी इंसानियत को दोबारा जिंदा कर सकते हैं। फ्यूरियोसा को मैक्स की बात में दम लगता है और वे सब वापस इमॉर्टन जो के साम्राज्य की तरफ मुड़ जाते हैं। जैसे ही तानाशाह इमॉर्टन जो को पता चलता है कि फ्यूरियोसा भागने के बजाय सीधे उसके घर पर कब्जा करने लौट रही है, वो अपनी पूरी फौज के साथ रास्ते के बीच में आ जाता है। रेगिस्तान के हाईवे पर इतिहास का सबसे भयंकर और खूनी रोड वॉर शुरू हो जाता है। गाड़ियां आपस में टकराकर ब्लास्ट हो रही थीं। उस बूढ़ी महिला को, जिसके पास बीजों की पोटली थी, इमॉर्टन जो के सैनिक बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा तबाही मचाते हुए सीधे इमॉर्टन जो की मुख्य गाड़ी पर कूद जाते हैं। मैक्स उसके गुंडों से लड़ रहा था।
तभी फ्यूरियोसा पूरी ताकत से इमॉर्टन जो के चेहरे पे लगे उस डरावने ब्रीदिंग मास्क को पकड़कर खींच लेती है। वो मास्क इमॉर्टन जो के चेहरे की खाल से अंदर तक जुड़ा हुआ था, जिससे इमॉर्टन जो का पूरा चेहरा भयानक रूप से फट जाता है और वो मौके पर ही तड़प कर दम तोड़ देता है। तानाशाह का अंत हो चुका था। लेकिन तभी इमॉर्टन जो का वो दानव जैसा बेटा रिक्टस गुस्से में फ्यूरियोसा के ट्रक के इंजन को पूरी तरह कबाड़ बना देता है, जिससे ट्रक ब्लास्ट होने की कगार पे पहुंच जाता है। फ्यूरियोसा भी इस लड़ाई में गंभीर रूप से जख्मी हो चुकी थी और उसके फेफड़े से खून बह रहा था। मैक्स इमॉर्टन जो की पत्नियों और जख्मी फ्यूरियोसा को सुरक्षित इमॉर्टन जो की गाड़ी में शिफ्ट कर देता है। अब सिर्फ वफादार सैनिक नक्स उस टूटते हुए ट्रक के अंदर अकेला बचा था। पीछे से इमॉर्टन जो की बची हुई गाड़ियां उन पे हमला करने वाली थीं। नक्स फ्यूरियोसा की तरफ देखता है और मुस्कुराते हुए कहता है, मेरी गवाही देना। नक्स पूरी ताकत से ट्रक का स्टीयरिंग घुमाता है और पहाड़ों के बीच के इकलौते तंग रास्ते पे ट्रक को पूरी तरह पलट देता है। एक भयानक ब्लास्ट होता है जिसमें नक्स अपनी जान कुर्बान कर देता है, लेकिन उस ट्रक के मलबे से पूरा पहाड़ी रास्ता हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है और दुश्मन की बाकी गाड़ियां पीछे ही फंसी रह जाती हैं। मैक्स इमॉर्टन जो की गाड़ी चलाकर फ्यूरियोसा को लेकर उसके साम्राज्य के पहाड़ों के नीचे पहुंचता है। फ्यूरियोसा की सांसें टूट रही थी। मैक्स बिना एक पल गंवाए सुई निकालता है और अपने शरीर का ताज़ा और नेगेटिव खून सीधे फ्यूरियोसा के शरीर में डालना शुरू कर देता है। वो पहली बार उसे अपना असली नाम बताता है, मेरा नाम मैक्स है। मैक्स के खून के जादू से फ्यूरियोसा की आंखों में दोबारा जिंदगी की चमक आ जाती है और उसकी जान बच जाती है। जब वे इमॉर्टन जो की गाड़ी लेकर उसके महल के नीचे पहुंचते हैं तो वहां हजारों की भूखी प्यासी भीड़ खड़ी थी। मैक्स गाड़ी के बोनेट पर तानाशाह इमॉर्टन जो की कटी हुई लाश को नीचे फेंक देता है। अपने अत्याचारी राजा को मरा हुआ देखकर पूरी जनता और बची हुई सेना के सैनिक खुशी से झूम उठते हैं। फ्यूरियोसा गाड़ी से ऊपर आती है। सभी वॉर बॉयज और कबीले के लोग फ्यूरियोसा की बहादुरी को सलाम करते हैं और उसे अपना नया राजा और कमांडर स्वीकार कर लेते हैं। वे बड़ी लिफ्ट को नीचे भेजते हैं और फ्यूरियोसा इमॉर्टन जो की पत्नियों और उन प्राचीन बीजों की पोटली को सम्मान के साथ ऊपर महल की तरफ ले जाने लगते हैं। मैक्स नीचे भीड़ में चुपचाप खड़ा था। फ्यूरियोसा जब लिफ्ट से ऊपर जा रही होती है तो वो नीचे मुड़कर मैक्स की तरफ देखती है। दोनों की नजरें मिलती हैं। उनकी आंखों में एक दूसरे के लिए गहरा सम्मान था। मैक्स मुस्कुराता है, अपना बैग कंधे पे टांगता है और उस भीड़ को चीरता हुआ दोबारा अपनी तन्हा जिंदगी के सफर पे बंजर पहाड़ों की तरफ चुपचाप निकल जाता है। फिल्म के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि कमांडर फ्यूरियोसा ने पहाड़ों के नीचे के साफ पानी के सारे वॉल्व्स हमेशा के लिए पूरी जनता के लिए खोल दिए हैं और वो उन असली बीजों की मदद से उस साम्राज्य को पूरी पृथ्वी का सबसे पहला और खूबसूरत ग्रीन प्लेस बनाने के काम में जुट गई है। और इसी बेहद शानदार और पोएटिक जस्टिस के साथ ये लाजवाब फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैड मैक्स फ्यूरी रोड का ये रोंगटे खड़े कर देने वाला नया ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक प्यारा सा लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसी ही माइंड बेंडिंग फिल्मों की डिकोडिंग आपको सबसे पहले मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, कीप डिकोडिंग।